नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तीसरी लहर की दस्तक, क्योंकि अब कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसका लगातार विशेषज्ञ बता रहे थे, चेता रहे थे। उसी लहर की दस्तक कहीं ना कहीं अब देश में मिलती नजर आ रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता की लहर पैदा कर दी है। इस वजह से कई देशों ने ट्रैवल बैन लगाना और कोरोना को लेकर बनाई गई अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया और फिर कई देशों में इसके मामले सामने आए हैं। इस वजह से कई देशों में दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना और जिम्बाब्वे सहित कई मुल्कों पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बताया गया कि यह डेल्टा वेरिएंट जितना ही संक्रामक है और लोगों के बीच तेजी से फैलने वाला है। ऐसे में दुनिया भर की सरकारें खासा चिंतित हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी तमाम तरह के एहतियाती उपाय अपनाने की गुजारिश की जा रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सतर्कता बढ़ाना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में सीएमओ की टीम ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ शनिवार को एक अहम बैठक की और बैठक में ये फैसला लिया गया कि साउथ अफ्रीका, हांगकांग समेत आधा दर्जन देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सीएमओ लखनऊ मनोज अग्रवाल ने बताया कि विदेश से आने वाले यात्रियों को 10 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जाएगा और दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इसी के साथ बेल्जियम जैसे तमाम फॉरेन कंट्री से आने वाले लोगों पर एयरपोर्ट अथॉरिटी विशेष निगरानी रखेगी और हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित किया जाएगा। तो लगातार कोरोना का नया वेरिएंट बढ़ता जा रहा है और इसी ने अब चिंता की लहर पैदा कर दी है। भारत में भी तकरीबन सभी राज्यों में इसको लेकर अलर्ट घोषित कर दिया जा चुका है। दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, मुंबई, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसी के साथ अन्य ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इसे पूरे तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो अलर्ट पर हैं और चेन्नई में भी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग को तेज कर दिया गया है। गुजरात में एंट्री के लिए RT-PCR जरूरी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अलर्ट है। विदेश से यात्रा कर लौटने वालों की तैयारी जो सूची है वो तैयार होगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तीसरी लहर में आखिर किन किन देशों में फिलहाल पाबंदियां हैं। अभी इन देशों में ट्रैवल बैन है। ब्रिटेन में फिलहाल ट्रैवल बैन कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये वो राज्य हैं जहां पर फिलहाल ट्रैवल को बैन कर दिया गया है। अमेरिका में भी ट्रैवल को बैन किया गया है। लगातार भारत में भी जिस तरीके से तमाम जो सुविधाएं हैं उनको देने के लिए और जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए जो पाबंदियां लगाई गई है, उसी के मद्देनजर यूरोपियन यूनियन ने भी इन देश जो ट्रैवल बैन है उसको ट्रैवल को बैन कर दिया है। कनाडा में भी जो ट्रैवल है वो बैन हो गया है। ये वो देश हैं, उन देशों के नाम है जिनमें ट्रैवल बैन है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और इसी के साथ जापान ने भी ट्रैवल को पूरे तरीके से बैन कर दिया है। जापान के साथ साथ और भी ऐसे राज्य हैं, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, कनाडा, श्रीलंका या फिर कई अन्य राज्य हैं, कई अन्य ऐसे देश हैं जिन्होंने ट्रैवल को पूरे तरीके से बैन कर दिया है और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो स्क्रीनिंग है वो भी तेज कर दी गई है। बांग्लादेश में भी ट्रैवल को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। यात्राओं पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी लहर को देश ने झेला, उसके बाद अब तीसरी लहर की कहीं ना कहीं दस्तक आनी शुरू हो गई है, क्योंकि फिलहाल जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसने पूरे तरीके से चिंता बढ़ा दी है। कई ऐसे देश है जहां पर इस वेरिएंट को पाया गया है। हालांकि भारत में इतने ज्यादा केस अभी इसके नहीं है, लेकिन भारत में भी पूरे भारत को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम राज्य जो हैं वो अलर्ट पर रखे गए हैं। तो
तो जिस तरीके से विशेषज्ञ लगातार चेता रहे थे कि तीसरी लहर आने वाली है, नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर की शुरुआत में तीसरी लहर की शुरुआत होगी, ये बातें पहले ही कही जा रही थी और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब नए वेरिएंट्स ने चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये तीसरी लहर की दस्तक है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ पूर्व निदेशक एम्स से मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका NB न्यूज पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर MC मिश्रा आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को लगातार चेताया जा रहा था, अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसने जिस तरीके से दस्तक दी है भारत में, हालांकि अभी इतने केस नहीं है लेकिन पूरे भारत को अलर्ट पर रखा गया है, किस तरीके से हम अपना बचाव इससे कर सकते हैं? अगर सब लोग माने बात तो बहुत आसान है। जैसे 1.5 साल से सब आप लोग भी बता रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं कि बचाव के जो 3 उपाय हैं, जिसमें मास्क बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर भीड़ होगी, डिस्टेंसिंग मुश्किल होगी, तो उसमें 2 मास्क हम लोग एडवाइज करते हैं। 2 मास्क लगाएं, जिससे आप भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपके आसपास जो लोग हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। उत्तर भारत के लिए मैं एक बात और ऐड करता हूं इसमें कि हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत अधिक हो जाता है। ठंड में जब तापमान गिर जाते हैं तो एयर भी बहुत हैवी हो जाती है, स्मॉग की जो अवस्था बनती है उससे भी बचाव होगा अगर लोग मास्क लगाएंगे। तो मास्क का डुअल बेनिफिट है, आप संक्रमण से भी बचते हैं, कोविड के ही संक्रमण से नहीं बचते, आप बहुत सारे और संक्रमणों से भी बचते हैं, क्योंकि बहुत सारे वायरस इस मौसम में सिर उठाते हैं। तो सभी से बचाव होता है, उसके साथ साथ प्रदूषण से भी बचाव होता है। और आम जनता को ये जानना आवश्यक नहीं है कि ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, YAY है या कौन सा है। उनके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप बचाव अपना कैसे कर सकते हैं। बाकी प्रश्न बाद में आते हैं कि भाई वैक्सीन जिनको लगी है उनको ये पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। डेल्टा वेरिएंट में जैसे देखा, कोवैक्सीन का अभी जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है लांसेट में, उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट में कोवैक्सीन की जो एफिकेसी थी वो 50% थी संक्रमण को रोकने में। लेकिन जो हमारे टीकों का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपको हो सकता है संक्रमण हो जाए, लेकिन वो अधिकतर मामलों में गंभीर नहीं होगा। आपको संभवतः अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संभवतः आप मृत्यु से भी बच सकते हैं। इसके अपवाद भी हैं, लेकिन अपवाद कम है और इसमें रूल ज्यादा है कि वैक्सीन कारगर है आपको गंभीर संक्रमण से बचाने में। अब ओमिक्रॉन के विपरीत ये काम करेंगे नहीं करेंगे, ये अभी इन प्रश्नों के उत्तर आएंगे अगले 2 से 4 हफ्तों में कि कितना इसमें ये अभी साउथ अफ्रीका से भी, दक्षिण अफ्रीका से भी हमारे पास सारे आंकड़े नहीं है कि कितने संक्रमण की वजह से अस्पताल में क्या एडमिशंस बढ़े हैं। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या गंभीर अवस्था में लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। क्या कुछ किसी की मृत्यु हुई है, उसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन WHO ने बहुत शीघ्रता से इस बार इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया 24 नवंबर को। 9 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहला केस इस वाले वेरिएंट से उसकी डायग्नोसिस हुई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये बहुत इन्फेक्शियस है, लेकिन शायद उतना गंभीर न हो जितना डेल्टा वेरिएंट था। तो अभी ये बातें और आएंगी आपके पास एक बार फिर से। जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। डॉक्टर अनीता, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न इस वेरिएंट को घोषित कर दिया है। भारत में भी कुछ केसेस इसके मिलने लगे हैं और कहीं ना कहीं हमें सतर्क होने की जरूरत है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि क्या अब हमें हमारी जो गाइडलाइंस थी कोरोना की, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है जिससे हम इस वेरिएंट से बच सकें? यस, जरूर है, बहुत ही जरूर है। ये नया वाला स्ट्रेन है, अभी पता चल गया मैक्सिमम 1 और 2 वीक्स ओनली। और आज का रिपोर्ट में देखिए इजराइल, बेल्जियम उसमें भी आ चुके हैं।
ओके, काफी मरीज जो अफेक्ट हो रहा है। आज डॉक्टर साहब ने जैसे बताया डिटेल्स कोई भी हम भी वही इको कर रहे हैं। यस, गाइडलाइंस बताना है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स एकदम रेस्ट्रिक्ट करना है और जो अंदर आएंगे उसको पूरा वायरस का टेस्ट करके जीनोमिक सीक्वेंसिंग देखना है। अगर जीनोमिक सीक्वेंस में वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट VOI, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न VOC दिखाई दिया है तो उसके लिए बहुत सख्त करना है। और इट इज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, हम लोग फर्स्ट वेव में किए थे, उसको करना है क्योंकि और अगर हमारे अंदर देश के अंदर ये नया वाला स्ट्रेन आ जाएगा तो बहुत ही खतरनाक है। एक बात हम सबको बताना चाहते हैं, हम अभी वायरस के अंदर वो म्यूटेशन होते हैं और अभी तक ए वायरस में सबसे ज्यादा म्यूटेशन इसी में हुआ। कल 30 था, आज का रिपोर्ट में 50 म्यूटेशन हुआ एंड इट इज सपोज टू बी मोर इन्फेक्शन देन एनी ऑफ द कोरोना स्ट्रेन। जो डेल्टा था उससे भी ज्यादा इन्फेक्शन है और इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। बट एक बात हमको पता नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब भी बताए हैं कि कितना मरीज खराब हो जाएंगे, कितना सीरियस हो जाएंगे, उसके बारे में पता नहीं है। ये पता है वो स्प्रेड होता है, जल्दी जल्दी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बट रिकवरी रेट के लिए बाय है। और एक बात भी है ये वायरस के बारे में, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इजराइल, बेल्जियम, हांगकांग, बत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, इसमें दिखाई गया सब मरीज को 2 वैक्सीन लगने के बाद ये वाला स्ट्रेन आया और इसके अंदर एक पेशेंट 3rd डोज भी ले चुके हैं, बूस्टर के बाद भी ये इन्फेक्शन आया। तो दैट मीन्स यू लॉस ऑफ फियर। ओके, हमको तैयारी करना है, रूल्स रेगुलेशन बदलना है, सब दोबारा जो हमको अभी हम लोग इंडिया में कोविड रिलैक्सेशन शुरू कर दिया, आपको पता होंगे, एंड वी हैव टू अगेन गो बैक एंड टू फुल रेस्ट्रिक्शन। लॉकडाउन का जरूरत नहीं है बिकॉज इकोनॉमी अफेक्ट हो जाएगा, बट हमको एटलीस्ट सम रेस्ट्रिक्शन, जैसे इससे ज्यादा आदमी अंदर नहीं जाना है, 100 के ज्यादा आदमी वेडिंग में नहीं आना है, मंदिर के आना और मॉस्क के आना डिस्टेंस, आप मॉल में घुसोगे तो आपको चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन सब कोई आपको स्ट्रिक्ट करना है। आप सही ढंग से बताया, गाइडलाइंस बदलना है, गाइडलाइंस रिविजिट करना है बोथ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप इफ वी डोंट पुट आवर गार्ड्स, हमारा हाथ से निकल गया है। और एक अच्छी बात है, अभी इंडिया एंडेमिक सिचुएशन में पहुंच गए हैं। एंडेमिक मीन्स द नंबर्स आर स्टेबल, केसेस है 10,000 के आसपास, मौत भी हो रहा है 300 से 400, बट बढ़ना नहीं है। तो एक सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर गार्ड क्लोज हो जाएंगे, नया वायरस आ जाएगा, हम लोग दोबारा 3rd वेव पे पहुंच जाएंगे। तो जो वॉट एवर वी हैव अचीव्ड इन इंडिया, इसको बचाने के लिए सब तरीका का रेस्ट्रिक्शन दोबारा करना है, बट इकोनॉमी शुड कंटिन्यू। जी डॉक्टर अनीता, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर मिश्रा, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, अब इसमें समझने वाली बात यह है, जिस तरीके से डॉक्टर अनीता ने बताया हमें कि अब ये जो कहीं ना कहीं ये जो केसेस हैं, चाहे आप दोनों डोज ले चुके हैं, आप बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो वेरिएंट है ये आपको प्रभावित कर रहा है। तो क्या वाकई अभी जो हम 2 डोज ले चुके हैं, या फिर हम भारत में जिस तरीके से हमने वैक्सीन ले ली है, हालांकि अभी तक इतना ज्यादा असर नहीं है इस वेरिएंट का, लेकिन इससे बचने के लिए क्या हमें फिर से कोई दूसरी दवाइयों की जरूरत होगी, फिर से किसी मेडिसिन की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं दिख रही है इस वेरिएंट पर? वायरस के अगेंस्ट कोई मेडिसिन नहीं होती है और अभी है भी नहीं। इस वायरस के अगेंस्ट भी कोई नहीं है। कुछ दवाइयाँ आई है जल्दी में, पहले भी आई थी। देखिए, शुरू से हम देख रहे हैं, पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की चर्चा हुई, आइवरमेक्टिन की चर्चा हुई, उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा हुई और उसके बाद रेमडेसिविर का बहुत शोर मचा। लेकिन ये एंटीवायरल मेडिकेशंस है, रीपर्पज की गई हैं बाकी बीमारियों से। जैसे इबोला के लिए बनी थी रेमडेसिविर, उसको कोविड में ट्राई किया लेकिन कोई इससे बहुत लाभ नहीं हुआ। और इसलिए एंटीवायरल मेडिकेशन अभी इफेक्टिव, जो असरदार है, वो अभी कोई कोविड-19 के अगेंस्ट नहीं आई है। कुछ क्लेम है कुछ कंपनीज के, फाइजर के या किसके, उन्होंने जो रीजेनरॉन करके वो डेवलप की है दवाई, लेकिन उसका भी कोई वो ठोस प्रमाण नहीं है। मुझे ज़्यादातर वो मार्केट ड्रिवन लगते हैं क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है उसकी। तो अभी बहुत जल्दी है कुछ दवाइयों का। तो एंटीवायरल जब ओरिजिनल कोरोना वायरस के अगेंस्ट ही कोई
बहुत इफेक्टिव थेरेपी नहीं है, तो फिर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। मैं आप एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरुआत करेंगे, जरूर इस पर चर्चा करेंगे एक बार फिर से, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि अभी भी हमें 2 गज दूरी और जो मास्क हमें जरूरी बताया गया है उसका पालन अभी भी करना जरूरी है और गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं परिवर्तन की अभी हमें जरूरत है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।